गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम अपना उर्दू का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर क्या है हमारा? फजलुल हसन हसरत। सैयद फजलुल हसन नाम था उस हसरत तखल्लुस। आप 1875 को कस्बा मोहान ज़िला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बाज़ किताबों में आपका सने पैदाइश 1880 या 1881 भी लिखा मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफ़ी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदां और मुहाजिर आज़ादी भी थे। तो फजलुल हसन हसरत कौन थे? एक शायर भी थे, और ठीक है, और क्या थे? एक सियासी मुहाजिर आज़ादी, यानी कि जो आज़ादी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनमें भी ये शामिल होते थे। उन्होंने अरबी फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिल लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। तो फजलुल हसन हसरत ने क्या किया था? 12 साल में शेर पढ़ने शुरू कर दिए थे। 1903 का साल हसरत मोहानी की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। इस साल वो अपने बाग़ियाना ख़यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हजरत अलीगढ़ के महल्ला रसलगंज में किराए के मकान लेकर रहने लगे। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल चचाजाद बहन निशातुन्निसा बेगम से उनकी शादी हो गई, जो एक पढ़ी लिखी, बाहिम्मत, हौसलामंद और मुस्तकिल मिजाज खातून थी। 1903 में हसरत ने एक इल्मी व अदबी रिसाला उर्दू मौला जारी किया। ये रिसाला आखिरी उम्र तक जारी रहा। तो क्या किया उन्होंने? 1930 में ही एक रिसाला जारी किया। क्या नाम था उसका? इल्मी व अदबी रिसाला। इल्मी व अदबी रिसाला था वो। क्या नाम था उसका? मौला जारी किया, जो आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दू मौला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मज़ामीन शाये होते हैं। इस पर्चे पर अहले हिंद खुसूसन मुसलमानों की सियासी बेदारी और अहम रोल अदा किया। हसरत मोहानी ने इसके ज़रिए कौमी इत्तेहाद, सेक्युलरिज़म और कामिल आज़ादी की आवाज़ बार बार बुलंद की। इसमें क्या किया उन्होंने? इत्तेहाद की, सेकुलरिज्म की, कामिल आज़ादी की आवाज़ बार बार उसको बुलंद की, यानी कि इस चीज़ को बढ़ावा दिया। वो आज़ादी के मतवाले थे। इस सिलसिले में किसी भी तरह के मसलहत पसंदी को अच्छा नहीं समझते थे। उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत को खुल के मुखालिफत की। क्या किया उन्होंने? अंग्रेज़ी हुकूमत की खुलकर मुखालिफत की और इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 में उर्दू मौला में छिपे एक मज़मून की अशाअत पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई और 500 रुपये भी जुर्माना किया। जेल में हसरत के शब व रोज़ किसी तरह गुजरे, उनका अंदाज़ा उसके एक शेर से लगाया जाता है। कट गया कैद में माह रमज़ान भी हसरत, गरचे सामान सहर का था न अफ्तारी का। तो जो उनका शेर था, ये जब वो जेल में थे तब उन्होंने ये लिखा था। कैद से रिहा होने के बाद हज़रत मोहानी के सियासी ख़यालात में और शिद्दत पैदा हुई। जब वो कैद से रिहा हुए तो वो जो सियासी ख़यालात थे उनके, वो और ज़्यादा तेज़ हो गए। इस ज़माने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब ये और मकसद ये था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल की जाएं। इस तहरीक का क्या मतलब था? कि जो बाहर की चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल ना करके अपने ही मुल्क की चीज़ें इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बाइकआउट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में देसी माल के इस्तेमाल को राइज करने की गर्ज से उन्होंने अलीगढ़ का मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला, जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत मोहानी अलीगढ़ छोड़कर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। मौलाना हसरत मोहानी नहायत सादा मिजाज शख्स थे। वो कैसे शख्स थे? बहुत ज़्यादा सादा मिजाज थे। इनके लिबास और रहन सहन को देख कर किसी को गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और बड़े सियासतदान हैं। यानी कि वो इतने ज़्यादा सादा थे कि कोई उनको देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो इतने अजीम और बुलंद कौन है? शायर और सियासतदान हैं। अंग्रेज़ हुकूमत को हसरत मोहानी की कौमी व सियासी सरगर्मियाँ बिल्कुल पसंद न थी। उनका प्रेस जब्त कर लिया गया
पर सरगर्मियाँ थी। अंग्रेज उन्हें एक बड़ा बागी समझते थे। अंग्रेज क्या समझते थे? बागी। लेकिन हजरत इन सब बातों से बेनियाज अपने मकसद में लगे रहते थे। लेकिन उन पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था और वो अपने मकसद में लगे रहते थे। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें 2 बार जेल भेज दिया गया। जेल की मुसीबतों और अजियतों के मुताल्लिक उनका एक बड़ा मशहूर शेर है मुश्क सख्त जारी चक्की की मुशक्क़त भी एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। ये उनका शेर था। जब 1918 में कैद से रिहा हुए तो आज़ादी की जद्दोजहद में मज़ीद मसरूफ़ हो गए। 1921 में हज़रत मोहानी ने अहमदाबाद के कांग्रेस इजलास में महात्मा गांधी और हकीम अजमल खां की मुखालिफत के बावजूद मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश की। हज़रत मोहानी मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिद आज़ादी थे। हज़रत को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। जब 1924 में रिहाई मिली तो कांग्रेस के बजाय मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी से नाता जोड़ दिया। जब वो जेल से रिहा हुए तो क्या किया उन्होंने? मुस्लिम लीग और कम्युनिटी से नाता जोड़ दिया। 1942 में हज़रत मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी की हैसियत से कानपुर असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए और फिर पार्लियामेंट के रुकन हो गए। जब हिंदुस्तान का आइन मुकम्मल हुआ तो हज़रत ने उस पर ये कहकर दस्तखत करने का इनकार कर दिया कि वो उनके ख्वाबों की ताबीर नहीं है। जब क्या हिंदुस्तान में कानून मुकम्मल हुआ तो उन्होंने क्या कहकर उस पर से इनकार कर दिया कि ये मेरी ताबीर नहीं। हज़रत मोहानी की सीरत और किरदार का अंदाज़ा एक मरतबा कानपुर के एक सौदागर जो हज़रत मोहानी से अक़ीदत रखते थे उनसे मिलने आए और देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं। सौदागर साहब सलाम करने के बाद अदब के साथ शिकस्ता बोरिए पर बैठ गए। हज़रत लिखते जाते और बीच बीच में उस सौदागर से बात भी करते जाते। मौलाना की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। पुश्त पर उनकी यानी कि पीठ के पीछे एक पर्दा लटक रहा था। ये दिखाई दे रहा है आपको? यही पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा सा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहे। फिर जब्त ना हो सका तो अर्ज़ किया, आप क्या खाते हैं? कुछ खादिम को भी आता हो। ये सुनकर मौलाना हज़रत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडियाँ निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थीं। उन्होंने हंडिया सौदागर साहब के आगे रख दिया। लो खा लो, फ़कीरों का खाना तुम रईस न खा सकोगे। इतना सुनकर हंडिया देखकर सौदागर साहब आप दीदा हो गए यानी कि रोहांसू हो गए। हज़रत ने आगे कहा, आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मैसर आ गई, बड़ी तस्कीन हो गई। मौलाना साहब मुशायरों में भी शरीक होते थे। मुशायरों के मुंतज़मीन शोरा को सफ़र खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे। एक बार हज़रत ने भी एक मुशायरे में शिरकत की। बाद में मुंतज़िम ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया। उन्होंने फ़ौरन कहा कि मुझे सफ़र का खर्च नहीं चाहिए। मैंने सफ़र में कुछ भी खर्च नहीं किया। एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बिठाकर ले आया था। टिकट मैंने ख़रीदा ही नहीं। वो गार्ड आज वापस जा रहा है और मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। मुंतज़िम ने बहुत कहा लेकिन वो इनकार पर अड़े रहे और बोले, जब मैंने टिकट पर कुछ खर्च ही नहीं किया तो आपसे अखराजात लेने का क्या सवाल। मौलाना हज़रत मोहानी के बाज़ मक्ते बड़े मशहूर हैं, जैसे कि उनके शेर हैं, गालिब व मुसैफ़ा मीर नसीम मोमिन तबे हसरत ने उठाया है हर उस्ताद से फैज़, शीरीनी नसीम है सोज़ो गदाज़े मीर, हसरत तेरे ज़ख्म पे लुत्फ़े ज़ख्म तमाम है, ज़बान लखनऊ में रंगे दहली का नमूना, तुझसे हसरत ना इनाम ज़िदा शायरी का हो गया। शेर मेरे भी हैं पुरदर्द, लेकिन हसरत मीर का शेवा गुफ़ार कहाँ से लाऊं। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेज़बान ने उन्हें एक कीमती कंबल ओढ़ने के लिए दिया। हसरत ने वो कंबल इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। वो रात भर सर्दी में कांपते रहे मगर कंबल नहीं ओढ़ा। मौलाना हज़रत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उनमें बला की रवादारी थी। उन्होंने नात और
منقبت کے علاوہ شری کرشن شان میں بھی اشعار کہے۔ حضرت موہانی نے پوری زندگی آزادی کی جد و جہد میں گزاری۔ اس کی زندگی میں سادگی، خودداری، بے باکی، قلندری، اصول پسندی، حق گوئی کے جو اوصاف تھے ان کی مثال ملنی مشکل۔ تحریک آزادی کے سلسلے میں انہیں رئیس الاحرار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں ہوا۔ آج وہ فرنگی محل، لکھنؤ کے قبرستان انوار باغ میں دفن ہے، لیکن سچ کہیے کہ ان کی یاد ہر محب وطن کے دل میں موجود ہے۔ حضرت موہانی جیسی عظیم ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بچوں یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کو پڑھیے گا، ریڈنگ کیجیے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ورڈس میننگ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد جب آپ کو کوشچن آنسرس مل جائے تو اس کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ تھینک یو کلاس۔